हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आर्य क्लासेस। बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए बायोटेक्नोलॉजी के जैसे कि हमने 2 वीडियो बना लिए और जब हम तीसरी वीडियो पर आते हैं और उसका हमारा जो टॉपिक था जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो थे पॉल वाक थे हमारे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आया हमारे लिए वो आया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब हम आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है जिसे कि हम आरडीएनए बोला जाता है। आर का हमेशा जानना स्मॉल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आर स्मॉल लेटर में होगा, उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपके पास एक फॉरेन डीएनए होता है, एक विजातीय डीएनए होता है, यानी कि किसी भी कोशिका का एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि कोशिका में मौजूद जो डीएनए होता है हम सबसे पहले उस डीएनए को ले लेते हैं और उस डीएनए को लेकर हम एक वाहक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वाहक का उपयोग करते हैं। वाहक जो कि आपको पता है कि जीवाणु में पाया जाता है और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त डीएनए को ही हम वेक्टर या वाहक कहते हैं। एक क्वेश्चन फिर मैंने बताया था कि वाहक जो डीएनए होता है वो हमेशा सर्कल में होता है, यानी कि वर्ताकार होता है, कभी भी रेखीय नहीं होता। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमें 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक जिसे हम विजातीय डीएनए कहते हैं, दूसरा हम उसे वेक्टर कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस तकनीकी में वांछित डीएनए को, इस तकनीकी में जो वांछित डीएनए था, हमने जो विजातीय डीएनए, फॉरेन डीएनए, मैसेंजर डीएनए जो जिसे हम कहते हैं उसे में क्या होता है, सबसे पहले एक विशिष्ट एंजाइम लेते हैं ये, और एंजाइम जहाँ आ जाते हैं तो आपको पता लग गया कि एंजाइमों का काम क्या होता है। एंजाइमों का काम सबसे पहले आप देखिए, एंजाइमों का काम जोड़ना भी है और एंजाइमों का काम तोड़ना भी होता है। इसलिए याद रखना कि इस टेक्नोलॉजी में वांछित डीएनए को विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से वियोजित का मतलब हो गया अलग करना, यानी कि इस फॉरेन डीएनए को एंजाइमों की सहायता से आपको क्या करना है, अलग करना, और अलग करके उस वाहक डीएनए यानी कि उस जो आपके पास वेक्टर है उस वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना। और जोड़ने के लिए भी आप किसका उपयोग करेंगे? फिर एंजाइम का उपयोग करेंगे, यानी कि अलग करने के लिए भी आपको एंजाइम की आवश्यकता होगी और आपको जोड़ने के लिए भी एंजाइम की आवश्यकता होगी। अलग करने के लिए आपके पास सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होगी और जोड़ने के लिए, जो कि पिछले साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अलग अलग डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, और आपने आंसर दिया था लाइगेज एंजाइम। तो याद रखना विजातीय डीएनए को सबसे पहले अलग करना, किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से, और वाहक, उस वाहक के साथ उस विजातीय डीएनए को जोड़कर जो हमें नवीन डीएनए यानी कि जो हमें नया डीएनए प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? आरडीएनए नाम दे रहे हैं। दूसरी चीज़, इस आरडीएनए को जब हमारे पास आरडीएनए बन चुका है तो इस आरडीएनए का क्या उपयोग है? तो यहाँ पर देखना, इस आरडीएनए को हम क्या करेंगे, जो पर्पोसी सेल है, जो यानी कि जो हमारे पास होस्ट सेल है, उस होस्ट सेल के अंदर, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया गया, यीस्ट वगैरह या ई कोलाई वगैरह जो होस्ट सेल है, उस होस्ट सेल में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इस विजातीय डीएनए को हम क्या करेंगे, उसमें प्रवेश करवा देंगे। और याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है कि क्लोनीकरण किसे कहते हैं? तो याद रखना, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश करवाना। आरडीएनए का होस्ट सेल में क्या करवाना? प्रवेश करवाना। और उस प्रवेश करने के बाद में उसके क्या करना, उस डीएनए की कॉपीज बनाना क्या कहलाता है? क्लोनीकरण कहलाता है। ये सवाल भी याद रखना कि डीएनए का क्लोनीकरण कब बनता है या किस में बनता है। तो डीएनए का क्लोनीकरण जो बन रहा है वो किसकी सहायता से बनेगा? वाहक की सहायता से, क्योंकि वाहक का एक गुण होता है कि वाहक जो होता है एक कॉपीज बनाता है। वाहक का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो अपने समान प्रतियां बनाता है। तो जैसे ही आपके पास एक विजातीय डीएनए वाहक से जुड़ता है तो उसकी कॉपीज़ बनती है, और वो कॉपीज़ हम जब होस्ट सेल में प्रवेश करवा देंगे तो प्रवेश करवाने की प्रक्रिया क्लोनीकरण कहलाती है। फिर अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब की बार आने का पूरा चांस है, उसमें ये कहा जाता है कि आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी है इसकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखना, आरडीएनए टेक्निक की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? स्टर्नले को
कोहन व हर्बर्ट बोयर ने इस डीएनए टेक्नोलॉजी का निर्माण खोज की थी। ठीक है, अब याद रखना दूसरी चीज़ कि इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में किन किन एंजाइमों का उपयोग होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको क्या करना है, डीएनए को काटना भी है और साथ साथ में उस डीएनए के दो को क्या करना है, जोड़ना भी है। दो डीएनए को जोड़ने के लिए आपने कौन सा एंजाइम का उपयोग किया, लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया। और उस डीएनए को काटने के लिए आपने किस एंजाइम का उपयोग किया, तो उसका नाम याद रखना, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग आपने कहा। ठीक है, यानी कि दो डीएनए जब जुड़ जाएंगे तो उसे किस नाम से जाना आपने, आरडीएनए के नाम से। याद रखना, दो डीएनए को जोड़ना आरडीएनए कहलाता है और उसी ही आरडीएनए को याद रखना किस नाम से जाना जाता है, काइमेरा डीएनए। कई बार कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर काइमेरा डीएनए क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि काइमेरा डीएनए जो होता है विजातीय डीएनए और वाहक डीएनए से, इन दो अलग अलग डीएनए से जुड़कर लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो जुड़कर बना डीएनए है उसे हम क्या बोलेंगे, काइमेरा डीएनए। अब इसके अंदर जो वेक्टर का, इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जिस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया था, उस वेक्टर का इस्तेमाल करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने। जिस वाहक का इस्तेमाल किया था उस वाहक का नाम याद रखना, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। याद रखना उसका नाम क्या रहेगा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है। ठीक है, तो दो सवाल यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी की खोज किसने की, तो आप बताओगे स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने। दूसरा आप ये बताओगे कि इसके अंदर जो आपके पास जो परपोसी सेल है वो कौन है, ईस्ट वगैरह आप बताएंगे। तीसरी चीज़, इसके अंदर वाहक का उपयोग, कौन से वाहक का उपयोग किया गया, तो आप बताओगे साल्मोनेला टाइफीरियम का उपयोग किया गया। ठीक है, अब आपको यहाँ बताते हैं कि आरडीएनए जो टेक्निक है वो किस प्रकार से कितने चरणों में चलती है। तो याद रखना यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि जो आरडीएनए है उसके कितने स्टेप हैं, तो आप ये बताओगे उसके कितने स्टेप पाए जाते हैं, 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखना कि तीसरी स्टेप में कंप्लीट होती है तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज आती है वो कौन सी होती है, विजातीय कोशिका का डीएनए का चयन करना। मैंने पहले बताया था आरडीएनए के अंदर आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फॉरेन डीएनए। और फॉरेन डीएनए का में भी आप क्या करोगे कि आपके पास सबसे पहले कौन आती है, एक कोशिका आती है। और वो कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है, विजातीय कोशिका कहलाती है। और उस विजातीय कोशिका में आप किसका चयन करेंगे, डीएनए का चयन करेंगे। और उस डीएनए का चयन करके उसका आप क्या करोगे, लयन करेंगे, यानी कि उसके अंदर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसकी सहायता से उस डीएनए को आप बाहर निकालोगे और बाहर निकालने के बाद में उसको क्या करोगे, काट दोगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है कि आपके पास एक विजातीय डीएनए आता है, उस विजातीय डीएनए को आप बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद में आप उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर आप बात करते हैं सबसे पहले किसकी, वाहक की बात करते हैं। प्रत्येक विजातीय डीएनए के लिए एक वाहक पाया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही वाहक से सारा काम हो रहा है, सभी के लिए आप अलग अलग वाहक का यूज कर सकते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है आरडीएनए बनाने की, जो सेकंड पद्धति है उसके अंदर आप सबसे पहले किसका चयन करोगे, एक वाहक का चयन करोगे। और उस वाहक का चयन करने के बाद, जैसे कि आपको पहले पता है कि डीएनए को काटने के लिए आपने किस एंजाइम की सहायता कर ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता ली। तो उस वाहक का आपने सबसे पहले चयन किया, एंजाइम की सहायता से उसे काटा, काटने के बाद उस वाहक और विजातीय डीएनए को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में उसका क्या नाम दे दिया, आरडीएनए। तो 2 स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप की बात करते हैं कि जब हमारे पास आरडीएनए बन गया और बना हुआ जो आरडीएनए है उसको हमने किस में प्रवेश करवा रहे हैं, होस्ट सेल में। किस में प्रवेश करवाएंगे, होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल में प्रवेश करवाएंगे, प्रवेश करवाने के बाद में उसे कल्चर मीडियम में रखेंगे, संवर्धन माध्यम में रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, उसकी कॉपीज बन जाए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आरडीएनए को कॉपीज बनाने के बाद में अगर आप उस होस्ट सेल में से निकालना चाहते हैं तो आसानी से वो निकल भी जाता है, क्योंकि वाहक का ये भी एक गुण होता है, जब तक उसकी कॉपीज की आवश्यकता हो जितनी कॉपियाँ बना सकते हो और उसमें पुनः बिना किसी उसमें परिवर्तन लाए बिना उसको अलग भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होती है, जैसे ही आपने आरडीएनए को परपोसी सेल में डाला, परपोसी सेल में डालने के बाद आरडीएनए अपना काम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने का मतलब हो गया कि संवर्धन माध्यम में रखा और कोशिका में क्या हो गई, उस होस्ट सेल की कोशिकाओं से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद
दोनों का इंट्रैक्शन होता है, उनमें क्या होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है। जैसे हम कलम लगाते हैं ना, कलम लगाने के बाद में क्या होता है, एक प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, एक बाहर से आपने कलम लगाया, दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद में दोनों सेल आपस में मिल जाती है, दोनों का जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक हो जाता है। एक होने के बाद में क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें डिवीज़न होता है। उसी प्रकार से दो डीएनए पहले आपस में जुड़ते हैं, दोनों के अंदर जुड़ने के बाद में आपस के अंदर क्या होगा, उनमें विभाजन होगा, डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने से उसके अंदर वृद्धि होगी, और वृद्धि होने के बाद उसमें क्या होगा, उस कोशिका में वृद्धि होगी। कोशिका के साथ साथ किस में वृद्धि होगी, आरडीएनए में होगी। इस क्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, क्लोनीकरण नाम दे दिया। तो याद रखना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी 3 चीज़ों पर डिपेंड है। सबसे पहले आपके पास वाहक डीएनए, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या चाहिए, विजातीय डीएनए। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, विजातीय डीएनए होना चाहिए। और तीसरा आपके पास क्या होने चाहिए, एंजाइम होने चाहिए, ठीक है। और ये सारे के सारे जब हो जाते हैं तो इनको आप किस में प्रवेश करवा देंगे, एक होस्ट सेल में आप उसको प्रवेश करवा देंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वही जो भी मैंने बोला उसी को वापस से डिटेल में बता रहा हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ देखना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, एंजाइम की। तो जैसे ही एंजाइम आया तो आप याद रखो कि एंजाइम काटने का काम भी कर रहा है, एंजाइम जोड़ने का भी काम कर रहा है। दूसरा विजातीय डीएनए की, जो मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए, ठीक है। और तीसरा आपके पास कौन है, वाहक है। और चौथा कौन है आपके पास, होस्ट सेल। इन चीज़ों को याद रखना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो उपकरण है, टूल हैं, उनमें कौन नहीं है। तो 3 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक हटा देगा। जैसे एंजाइम दे दिया आपको, विजातीय डीएनए भी दे देगा आपको, होस्ट सेल भी दे देगा आपको, वाहक ना देकर यहाँ पर और कोई दूसरी चीज़ दे देगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट का नाम दे दे, या मान लीजिए कोई डिजीज़ का नाम दे दे, या कोई दूसरी सेल का नाम लिख दे। तो याद रखना, वहाँ पर आप टिक कर दोगे। तो याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टूल हैं, फर्स्ट एंजाइम, सेकंड विजातीय डीएनए, थर्ड वाहक, और फोर्थ आपके पास कौन रहेगा, होस्ट सेल। अब याद बात करते हैं, इनको सभी की डिटेल लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कौन, एंजाइम, जो कि आपको इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एंजाइम सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो एंजाइम, तो याद रखना, एंजाइम कहाँ प्रयुक्त होते हैं, आरडीएनए बनाने की, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है, उसके अंदर आपको किसकी ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, एंजाइम की आवश्यकता रहेगी। तो एंजाइम यानी कि टाइप ऑफ एंजाइम, तो जो एंजाइम है उनके प्रकार की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाइगेज एंजाइम है, लयनकारी एंजाइम। दूसरा आपके पास विदलनकारी, थर्ड है आपके पास संश्लेषी, और फोर्थ है आपके पास जॉइनिंग एंजाइम, जिसे हम योगज या योजक एंजाइम भी कहते हैं। और फिफ्थ आपके पास एल्कलाइन यानी क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम। याद रखना, इन एंजाइमों की जो है 5 एंजाइम आपको पता है, इनकी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।